जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का जो एक्सरसाइज था उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, या नहीं तो आप उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। फिर हम लोगों ने देखा था कि राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फिर आपने स्क्रू रूल का कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। फिर ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या था वो हम लोगों ने देखा था। फिर ए क्रॉस बी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो देखे थे। और मतलब वो एरिया पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है। फिर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं ये सब, फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो सारी बातें, और उन सारे कॉन्सेप्ट को मतलब एक साथ लगा करके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन मतलब बनेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 है। तो इसमें से हम एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे अभी। तो आप देखिए, यदि आपसे बन पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देखिए हम तो कहेंगे कि आप कोशिश करिए खुद से। यदि आप खुद से ट्राई करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। एक बार में नहीं बनेगा तो दो बार में बनाइए, दो बार में नहीं बन रहा तो तीन बार में बनाइए, बट बनाइए, खुद से बनाइए। हाँ, कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड, क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। ये बी मतलब यहाँ माइनस नहीं है, ये वेक्टर बी ऐसे लिखा हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। इस तरीके से हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है। तो भाई हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k कैप। वेक्टर बी दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k कैप दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं कि ए क्रॉस बी होगा क्या। तो इसके लिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि डिटर्मिनेंट का यूज करिए। तो आई लिखिए, जे लिखिए, के लिखिए। अब मैंने क्या बताया था आप याद करिए। तो आई जे का जो कोफिशियंट है मतलब कंपोनेंट, तो 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7, फिर होगा 3 माइनस 2 एंड 2। भैया यहाँ पर हो जाएगा आई, याद है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। तो जब आई लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, माइनस 7 7 टू जा 14। तो ये हो जाएगा आपको माइनस 14, माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा आपको प्लस 14। देन हो जाएगा माइनस जे, जब जे लेंगे तो 1 इंटू 2 तो 2 माइनस 7 3 जा 21 प्लस के कैप। जब के कैप लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 2 2। तो भाई दिस इंटू दिस, 7 टू जा 14 माइनस 14, और ये माइनस मतलब ये कटने वाला है। हमको लग रहा था कि ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब दिस इज जीरो आई, दिस इज जीरो आई। लिखना है तो लिखे, नहीं तो डायरेक्ट ये लिख लीजिए। 21 माइनस 2 ये होने वाला है कितना, 19, 90 माइनस 19 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 19 जे एंड दिस इज 21 माइनस 2। तो अगेन ये हो गया आपको प्लस 19 के कैप। तो ये हो गया। हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताइए। तो अब आपको करना क्या है भाई, 0 स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 स्क्वायर इंटू प्लस 9 दो बार हो गया, तो 19 स्क्वायर इंटू 2। भाई 19 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो 19 स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 19, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 19 एंड देन रूट 2। दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए एंड बी इज दिस। बोल रहा है कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। मतलब ए प्लस बी, ए पे नहीं बोला है, ए और बी पे नहीं बोला है। ए और बी पे बोलता तो डायरेक्ट ए क्रॉस बी डिवाइड कर देते ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से, लेकिन वो ऐसा नहीं बोला है। बोला है कि एक वेक्टर आपको ए क्रॉस बी है, देखिए यहाँ पर दिस इज ए प्लस बी, एक वेक्टर ए प्लस बी है, और दूसरा है ए
माइनस बी, इस पर जो परपेंडिकुलर है, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वेक्टर ए था और वेक्टर बी था। तो जब ए और बी पे परपेंडिकुलर निकालना था यूनिट वेक्टर, तो क्या करते थे सोचिए, तो हम लोग क्या करते थे, तो उस केस में एन कैप होता था ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी पे जो मतलब जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसे आप डिवाइड करिए। अभी हम लोगों से क्या पूछा कि इस पे परपेंडिकुलर, तो भाई पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या है। तो यहाँ से आइए इसको डिटेल में मतलब इसको समझते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी, इसको मान लीजिए एक वेक्टर और इसको मान लीजिए एक वेक्टर। तो लेट हमने मान लिया कि वेक्टर सी इज ए प्लस बी, और ए प्लस बी होगा क्या, तो ये इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को ऐड करिए। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3 + 1, तो 3 + 1 4, दिस इज 4i। जे वाला को ऐड करिए 2j एंड 2j, तो ये हो जाएगा 4j। के वाले को ऐड कर दीजिए 2k n - 2k, तो 0 हो गया। फिर आप निकालिए डी, वेक्टर डी, जिसको मैंने मान लिया a माइनस बी वेक्टर। तो भाई a माइनस बी, ए में से b को माइनस करिए, तो जब a में से b माइनस होगा तो 3 - i, तो कितना आएगा 2i, तो 2i मैंने लिखा। फिर क्या होगा 2j - 2j, तो 2j कैंसिल होगा, 2k माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपको 4k, तो प्लस 4k ये आ गया आपका। अब आप चाहे तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए, दिस इज 4 कॉमन, i प्लस j। आप चाहे तो इसको 4i + j + 0k ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी तरह से इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस दोनों को ऐड किया था, जब ऐड किया तो 3 + 1 और j तो 4j, जब सब्ट्रैक्ट किए तो 3 - 1, तो ये तो 2 हो गया, 2 + 2, 3 - 1 जो कि 2 और 2 + 2 तो 4, ठीक है ये। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो i बचेगा प्लस 2k वेक्टर बनेगा। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस j नहीं है तो 0j + 2k कैप आ गया। अब आप समझिए हमको निकालना क्या है वो समझिए। हमको निकालना है कि ये वेक्टर c है, दिस इज वेक्टर c एंड दिस इज वेक्टर d। बोल रहा है कि वेक्टर जो उस पे परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब n कैप। परपेंडिकुलर या तो इधर जाएगा या नहीं तो इधर जाएगा, तो इधर होगा -n कैप। तो आप -n यूनिट वेक्टर बोला है तो इसको ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा, -n कैप। तो देखिए ये जो n कैप होगा वो क्या होगा, तो ये होगा आप सीधा ± c क्रॉस d और डिवाइड कर देना है इसी के मैग्नीट्यूड से, c क्रॉस d के मैग्नीट्यूड से। अब ये c क्रॉस d आएगा कैसे, तो c क्रॉस d निकालना बहुत ही आसान है। c क्रॉस d निकालना है तो इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो भाई आप नंबर जो है, नंबर तो आप ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 × 2 4 × 2 8, और रह गई बात i + j + 0k कैप अक्रॉस i + 0j + 2k कैप, ये हो गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैंने बताया था कि i लिखना है, j लिखना है, k लिखना है, k कैप। अब तीनों का कोफिशिएंट लिख लीजिए, 1 1 0 हो गया, और इस वाले में i j का कोफिशिएंट क्या होगा 1 0 2। अब यहाँ से आपको 8 मतलब i j का निकल जाएगा, तो वो c क्रॉस d आएगा। चलिए हम निकालते ही हैं। मतलब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा i वेक्टर i, जब वेक्टर i लिखने के तो क्या होगा 1 2 2 - 0 - j, जब j लिखेंगे तो क्या करना होगा, j लिखेंगे तो 1 × 2 तो 2 - 0 + k लिखेंगे तो ये दिस इंटू दिस 0 - 1। अब यहाँ से आपको मिल गया 8 और ये हो गया 2i, तो कहने का मतलब 2i कैप, और j होगा तो -2j कैप, और k है तो -k कैप, ये आ गया आपका। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये c क्रॉस d आया, इसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, तो c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड, तो 8 तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, 8 बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा आपका 4 + 4 + 1,
ये होना चाहिए 8, 4 + 4 16 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये आ गया मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ये होने वाला है मतलब एन कैप। तो लिखिए प्लस माइनस सी क्रॉस डी, तो सी क्रॉस डी यही आया था 8 और अंदर में जो भी है 2i माइनस 2j मतलब 2i माइनस 2j, तो 2j माइनस के कैप और इसको डिवाइड कर देना है किससे, तो इसके मैग्नीट्यूड से 8√17। अब ये से ये कट जाएगा प्लस माइनस ये √17 से दोनों में डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा 2/√17 i माइनस 2/√17 जे कैप, और इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो -1/√17 के कैप। और एक बार आप प्लस वाला लीजिए और एक बार माइनस वाला, तो यहाँ से एक प्लस वाला एक माइनस वाला, मतलब दो आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी दो वेक्टर पे यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, और परपेंडिकुलर निकालना है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। If a unit vector A makes angle π/3 with the I, π/4 with the J and acute angle this, then find theta। तो बोला थीटा क्या है, and hence component of A का कंपोनेंट। बोल रहा है कि A कोई यूनिट वेक्टर है जो π/3 बना रहा है I के साथ, I मतलब x एक्सिस, π/4 बनाया J के साथ, और ये बनाया एंगल, ये यहाँ पर थीटा, बाई में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर थीटा होगा, एंगल थीटा विद द के, देन फाइंड थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए। ये देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि ये कोई वेक्टर है, दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस और ये कोई मेरा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, ये सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है भाई, दिस इज ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर, और मतलब ओ पी वेक्टर मतलब इन्होंने बोला वेक्टर ए, तो यहाँ पर वेक्टर ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। अब समझिए, बोला कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया तो कितना बनाया, तो π/3। ये जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया, मतलब ये जे, इधर जे होता है तो कितना बनाया, तो π/4। और ये जेड एक्सिस के साथ जो है कितना एंगल बना रहा है, मतलब इधर के होता है यूनिट वेक्टर, तो ये बोल रहा है कि इधर थीटा एंगल बना रहा है। तो बताइए वो थीटा क्या रहा होगा, समझिएगा, आपको शायद याद होगा डायरेक्शन कोसाइन, मैंने एक टॉपिक बताया था आपको डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन कोसाइन यदि याद होगा तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे LMN को, और ये होता था कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। भैया कॉस अल्फा क्या होता था, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, मतलब विद आई, एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस, एंड गामा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द जेड एक्सिस। तो यहाँ पर कॉस अल्फा का मतलब क्या हुआ, कॉस π/3, भाई कॉस बीटा मतलब कॉस π/4, और कॉस गामा मतलब यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा। आपको शायद याद होगा कि कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/2। कॉस π/4 क्या होता है, तो 1/√2, और कॉस थीटा नहीं पता है तो इसको सीधा लिख लिया कॉस थीटा। ये LMN ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, नहीं याद होगा तो याद, मतलब अभी समझाती है। अब समझिए एक इसका प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पर लिखिए कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो दैट, भैया क्या जानते हैं, तो एक प्रॉपर्टी था L² + M² + N² क्या होता था 1, तो L के जगह क्या 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर। फिर क्या होता था भाई साहब, तो कॉस थीटा है यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1। अब ये हो जाएगा 1/4, दिस इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1। यहाँ से आ जाएगा आपको 2 और 1 3, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1। यहाँ से आपको मिलने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 3/4। अब इसको माइनस करेंगे तो 1/4। कहने का मतलब हमारे पास मिला कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1/4 है, बट हमसे पूछा गया है कि कॉस थीटा बताइए, तो ये होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। तो प्लस माइनस 1/2 हमारे पास मिला कॉस थीटा। कॉस थीटा मिला प्लस माइनस 1/2, और यदि कॉस थीटा, थीटा गायब हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो थीटा क्या रहा होगा? पॉजिटिव लेंगे तो 60 डिग्री और निगेटिव में जाएंगे तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल लेना पड़ेगा। तो हमको यहाँ से थीटा मिल जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू जब प्लस लिए रहेंगे तो π/3, और जब ऑब्ट्यूज एंगल में जाएंगे तो पाई माइनस π/3 जो कि 2π/3 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, हो ही रहा, मतलब आ ही रहा होगा। तो ये बात हो गई। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, इसको डिलीट मारते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं भैया। सो दैट बोल रहे हैं कि ये बराबर ये होगा। तो चलिए ये बहुत ही आसान है, LHS इक्वल टू LHS बराबर, इस कलर को चेंज करते हैं, रंगीन बना देते हैं। ये कौन सा कलर? ये वाला कलर, A माइनस बी। देखिए भैया, A वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस प्रोडक्ट A प्लस B बोल रहा है कि RHS होना चाहिए। ये सही, मतलब रिकॉर्डिंग में पता नहीं कैसा दिखेगा, चलिए ठीक ही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसको ऐसे बारी बारी से करिए, मतलब A क्रॉस A प्लस B ऐसे लिखा, माइनस B वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? तो A प्लस B के साथ, A प्लस B के साथ। अब यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो A क्रॉस A ऐसे लिखेंगे, A क्रॉस A, फिर हम लोग को लिखना पड़ेगा A क्रॉस B, फिर लिखना पड़ेगा B क्रॉस A एंड दिस इज B क्रॉस, मतलब माइनस हो जाएगा, मैंने प्लस लिख दिया। अब इसको क्या करें, यहाँ पर क्या किया जाए भाई, यहाँ पर इसको डिलीट मार दिया, तो माइनस B क्रॉस B, समझिएगा माइनस B क्रॉस B। यह स्क्रीन जो है ना, यहाँ से मतलब लग रहा है कि जैसे ब्लर टाइप का हो रहा है, इसलिए हमको बार बार उधर देखना पड़ रहा है। B क्रॉस B ये हो गया आपको, मतलब किसी भी वेक्टर को खुद से आप यदि आप क्या करिए, मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो ये 0 होने वाला है, तो 0 वेक्टर। ये A क्रॉस B होने वाला है तो ठीक है, और ये B क्रॉस माइनस में है तो हम इसको प्लस में A क्रॉस B तो लिख ही सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 0 वेक्टर, मतलब नल वेक्टर। अब A क्रॉस B 2 बार हो गया तो हम तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू A क्रॉस B, सिंपली हम इसको 2 इंटू A क्रॉस B, 2 इंटू A क्रॉस B, दिस इज RHS। यही आपको प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ दिस बराबर दिस, नल वेक्टर है। तो ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाते हैं, इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा कैसे ये समझ लीजिए। तो भाई I लिखिए, J लिखिए, K लिखिए, और दोनों का कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट क्या है 2 है, 6 है, 27 है, और जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट क्या है, तो उसका वेक्टर देख लीजिए क्या है, 1 है, लेमडा है और म्यू है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये बोल रहा है 0। चलिए ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा I, आपको पता होना चाहिए, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। जब I लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 6 म्यू माइनस दिस 27 लेमडा, तो 27 लेमडा माइनस J, जब माइनस J लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा भैया, तो 2 इंटू म्यू, तो 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप लेंगे तो क्या लेना होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, तो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ से देखिए ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, तो दो वेक्टर तभी बराबर होगा जब दोनों तरफ I J K का कोफिशिएंट 0 हो। तो यहाँ पर I J K तो है ही नहीं, मतलब ये क्या है, इसको चाहे तो आप 0I, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं 0I
मतलब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ आई जे के इन बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर। ये इक्वेशन 1 हुआ। इसके बाद मतलब माइनस ये जो भी है 2 म्यू माइनस 27 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 2 म्यू माइनस 27 ये भी 0 के बराबर। तो भाई यहाँ से म्यू का वैल्यू तो आ गया 27/2। अब म्यू का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए तो लेमडा निकल जाएगा, या नहीं तो आप दूसरा उपाय 2 लेमडा माइनस 6 भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। तो लेमडा 2 लेमडा हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ से लेमडा आपका हो जाएगा 6/2 जो कि 3 होने वाला है। तो लेमडा का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से आप लेमडा और म्यू निकाल सकते हैं। तो हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि ए डॉट बी 0 है और ए क्रॉस बी 0 है, देन फाइंड। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है जरा सोचने की समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ए डॉट बी बोल रहा है कि नल वेक्टर है, ये दिया हुआ है। और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है एंड बोला कि ए क्रॉस बी भी 0 है, ये भी नल वेक्टर है। भाई साहब ए क्रॉस बी नल वेक्टर होने का मतलब क्या हो सकता है, ज़रा सोच के देखिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा। तो सोचिए इसका डॉट प्रोडक्ट 3 केस में 0 होगा। जैसे पहला केस, या तो ए 0 रहा होगा मतलब नल वेक्टर रहा होगा, ये इस तरीके से नल वेक्टर, या नहीं तो और क्या हो सकता है बी नल वेक्टर रहा होगा, या नहीं तो और क्या हो सकता है ए एन बी, ए भी नल वेक्टर रहा होगा एंड बी भी नल वेक्टर रहा होगा, दोनों नल वेक्टर रहा होगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए परपेंडिकुलर हो सकता है बी पर। ये इतने सारे केसेज हुआ जहाँ पर ए और बी नॉन जीरो है, ये दोनों जीरो नहीं है बट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहा होगा तो भी वो 0 हो गया होगा। दूसरी बात ज़रा समझिए कि ए क्रॉस बी 0 है, तो इस बात से क्या पता चलता है, इस बात से पता चलता है कि या तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए नल वेक्टर रहा होगा, या नहीं तो बी नल वेक्टर रहा होगा, या नहीं तो दोनों ही नल वेक्टर रहा होगा। मतलब तीसरा पॉसिबिलिटी कि ए नल वेक्टर बी भी नल वेक्टर, वेक्टर लिख दीजिए इसके ऊपर, वेक्टर लिख दीजिए। और क्या हो सकता है, चौथा केस क्या हो सकता है कि ए और बी जो हो सकता है ये पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। पैरेलल कहने का मतलब थीटा जो है या तो 0 डिग्री रहा होगा, नहीं तो पाई मतलब 180 डिग्री। यदि सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगा, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा तो पाई रहा होगा। और यहाँ पर थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों बात तो हो नहीं सकता है। जब ये 90 रहा होगा तो ये बात नहीं पॉसिबल है, और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नॉन जीरो हो, यदि नॉन जीरो है और उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है और हम बोलते कि ये परपेंडिकुलर है, तो साथ साथ इन्होंने ये भी तो बोला था कि ए क्रॉस बी भी 0 है। तो ए क्रॉस बी 0 होने के लिए 90 डिग्री में तो ये 0 होगा नहीं, और ए और बी नॉन जीरो था, तो जाहिर सी बात है ये बात नहीं होगी। जब ये है तो ये नहीं है, और जब ये सही होगा तो ये सही नहीं है। इसका मतलब क्या सही हो सकता है, तो हम ये इन तीनों में से कोई एक बात होगी, ये तीनों में से एक बात होगी। कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं 10 कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि यदि ये दोनों बातें हैं कि दिस बराबर ये दोनों बात हैं, इसका मतलब यही निकला कि आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर 0, या तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 हो, नहीं तो ये 0, नहीं तो दोनों 0 हो। इसका मतलब ये हुआ ये 0 हो तो भी हो जाएगा, ये 0 है तो भी 0, दोनों 0 होगा तो भी मतलब डॉट और क्रॉस दोनों 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बोला गया था कि आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, आप अपना राय विचार रखिए। तो यही राय विचार ऐसा में क्या पूछेगा, जैसे ही पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द वेक्टर ए बी सी, बोल रहा सॉरी लेट द वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि आप ये बराबर ये प्रूफ करिए। ठीक है, तो ये बराबर ये कैसे प्रूफ करें, तो हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले पहले LHS निकालिए। और ये एक्चुअली इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब पहले आप LHS निकालिए, पहले बी और सी को जोड़ दीजिए और तब ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करिए, और
वो जो भी आया, फिर RHS में एक बार A क्रॉस B लीजिए, फिर A क्रॉस C, फिर दोनों को जोड़िए, फिर ये आ जाएगा, वो जो आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 6 की तरह है, तो ये आप मतलब इसको बना सकते हैं, मतलब खुद से भी दिमाग लगा सकते हैं। उल्टा कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि ये क्या बोल रहा है, ए नल वेक्टर है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो आप खुद से बनाइए। ए नल वेक्टर है, बी नल वेक्टर है, तो बोल रहे हैं कि ये बात सही, ये बात होगी, लेकिन बोल रहे हैं कि यदि ये रहा होगा तो ये इज द कन्वर्स ट्रू। समझिए भाई, जब ये होगा तो गारंटी है ये होगा, लेकिन क्या कन्वर्स भी ट्रू है कि ये होगा तो ये बात सही है? तो ज़रा सोच के देखिए, यदि ए मतलब कोई भी एक ए 0 हो और बी 0 हो, बी नॉन 0 हो, देन इस बात की गारंटी है 100 क्या 200%, मतलब ए क्रॉस बी जो है 0 होगा ही होगा, नल वेक्टर। बट क्या, यदि ए क्रॉस बी 0 है, यदि ए क्रॉस बी 0 है तो इसके बहुत से पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ए और बी पैरेलल रहा होगा, और एक ए और बी पैरेलल रहा होगा, और ए मतलब दोनों के बीच के एंगल, मतलब वो जो मतलब दोनों ए और बी इसके बीच का जो एंगल हुआ वो क्या हुआ, या तो 0 रहा होगा या ना तो पाई। और उस केस में ए और बी हम बोल सकते हैं कि ये नॉन 0 है और बी भी नॉन 0 है। देखिए ये जैसे ही पैरेलल हुआ तो 0 हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, और लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो है इसका ये नल 0 आ रहा है, मैग्नीट्यूड बोलिए, या नहीं तो आप सिंपली ऐसे बोल दीजिए कि ए इज नॉट 0 वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो नॉन 0 वेक्टर, इस तरीके से। दूसरी बात, यदि ये 0 था, ऐसा भी हो सकता है कि ए 0 और या नहीं तो बी 0, तो यही इन्होंने बोला था कि बोला था यदि ये है तो ये है, तो क्या ये है तो यही बात होगी? नहीं, ये है तो ये होगा, और जब ये है तो ये तो होगा ही होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये दोनों 0 होगा तो ही ये 0 रहा होगा, ऐसा रहा होगा पैरेलल रहा होगा तो भी 0 हो सकता है। तो इस बात को याद रखें। एक ज़रा आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जस्टिफाई दिस आंसर। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आपको बोलते हैं ये आई है एंड दिस इज आई है। अब आप देखिए ये दोनों आई, ये तो 0 वेक्टर नहीं है, और जे भी 0 वेक्टर नहीं है, समझिएगा ये दोनों ही 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन आई क्रॉस जे है ना, सॉरी आई क्रॉस, ये दोनों ही 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन आई क्रॉस आई यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मतलब एंगल 0 होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये बात है, 0 नहीं है फिर भी 0 आया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते थे। आपको याद होगा, यदि ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसका दो एडजेसेंट साइड, दो साइड ए और बी हो, तो क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही काम यहाँ करेंगे। पहले तो हम वेक्टर निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। लेट से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ से हम दो वेक्टर बनाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है 1,1,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, 5, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 5,5. तो सबसे हम जैसे ए के सामने वालों को स्मॉल, इसको हम वेक्टर ए बोल सकते हैं, इसको वेक्टर सी। तो चलिए वेक्टर ए क्या होगा ये बताइए। वेक्टर ए होगा x2 दिस माइनस दिस, तो 1 - 2, तो माइनस आई होने वाला है, 5 - 3 जो कि 2j होने वाला है, और 5 - 5 जो कि 0k वेक्टर, 0k कैप। अब जैसे c हमको निकालना है तो वेक्टर c क्या होगा वो समझिए। ए मतलब 1 - 2, फाइनल बी ए वेक्टर को बोलेंगे, वेक्टर c मतलब बी ए वेक्टर। तो 1 - 2, तो 1 - 2 हो जाएगा आपका 1 - 2 माइनस आई, 1 - 3 तो -2j, और ये हो जाएगा 2 - 5, तो ये हो जाएगा -3k कैप। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग वेक्टर बना लेंगे। यदि वर्टिसेज दिया हुआ है तो वेक्टर पहले बनाएंगे। तो यहाँ से 1 - 3, 1 - 3, 1 - 3, तो ये हो जाएगा आपका
सॉरी 1 माइनस 2, तो ये माइनस आई, 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 2 माइनस 5 तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3 के, ये मैंने लिख दिया। अब हमको यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ABC, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली हाफ ऑफ A क्रॉस C, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C। अब A क्रॉस C दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना हम सिखा चुके हैं। आप डिटर्मिनेंट का यूज करके इसको आप आसानी से निकाल लीजिए। मतलब A क्या दिया हुआ है, A और C का यदि निकालना है तो क्या लिखेंगे, पहला I लिखेंगे, J लिखेंगे, K लिखेंगे। देख लीजिए I J का कोफिशिएंट -1 है, 2 है, 0 है, फिर क्या है -1 है, -2 है, -3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब ये आ जाएगा तब आप उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, A क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, और जब ये आ जाएगा जो भी आएगा फिर इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको बन जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस। ये भी उतना ही सिंपल है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ये दो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है। इसका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, हो गया। तो आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, A क्रॉस B निकालिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या बोला, A एंड B दिया हुआ है, A का B का मैग्नीट्यूड सब दिया हुआ है, बोला है A क्रॉस B द यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तो भाई क्या करेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इन्होंने क्या दिया, तो बोला 1 है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड 1, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा क्या, तो भाई हम लोग जानते हैं AB साइन थीटा होता है, तो ये मैंने 1 लिखा। A क्या है, इसका A का मैग्नीट्यूड उन्होंने दे दिया है कि 3 है। B का मैग्नीट्यूड क्या है, तो √2/3 एंड दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज 1/1। अब यहाँ से 3 से 3 कट गया तो √2 साइन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन थीटा हम लोगों को मिला, साइन थीटा मिला 1/√2, तो यहाँ से थीटा हम लोगों को मिल जाएगा कितना, पाई4 मतलब 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप मतलब काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द वर्टिसेस, तो ये वर्टिसेस दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ से दो वेक्टर बनाइए फिर उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मतलब वेक्टर अलजेब्रा का जो लास्ट एक्सरसाइज था क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर था, तो उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि वेक्टर अलजेब्रा, यदि ये आपको समझ में आ रहा होगा तो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो 4 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस है, तो अब आप मिसलेनियस बना सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में एनसीईआरटी में जितना भी एक्सरसाइज है वो तो आपको बनाना ही चाहिए, साथ में आपको एग्जाम्पलर मैथ्स भी बनाना चाहिए। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही आता है जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है और वहाँ से बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। तो आप उस सारे को प्रैक्टिस करिए, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो इंट्रोडक्शन था उससे रिलेटेड। और अब हम लोग इस वेक्टर अलजेब्रा के बाद जो है हम नए प्लेलिस्ट में, मतलब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। नया चैप्टर होगा 3D। एक चीज़ आप समझ लीजिए, 3D में आपको वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होगा, साथ में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक वहाँ पर यहाँ का यूज होता है जो कि डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, जो कि पहला ही टॉपिक है 3D का। और डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पूरे 3D में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि 3D पढ़ने से पहले डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि आपको आगे उसमें कोई परेशानी ना हो। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, हम लोग नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को।